हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हमारा जो आंगनवाड़ी का कंटेंट यानी आंगनवाड़ी की जो श्रृंखला मैंने स्टार्ट की है यानी आंगनवाड़ी महिला सुपरवाइज़र के लिए, उसमें हम प्रबंधकीय कौशल बुक से पढ़ रहे हैं और उसमें आज हमारी लगभग 5वीं 6वीं क्लास है। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने देखी थी पंचवर्षीय योजनाएं। तो समय की बर्बादी ना करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे आएंगे और हम स्टार्ट करेंगे। तो पिछले के जितने भी कंटेंट यानी टॉपिक्स हमने पढ़े उनको आप रिवीजन करते रहना और मैं टॉपिक के अंत में क्या करूँगा, प्रश्न उत्तर यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप दे दूँगा, तो वहाँ से आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना। ओके, आपको बिल्कुल एक एक चीज़ आराम से पढ़नी है। मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। मैंने जो पहली पंचवर्षीय योजना कराई थी उसमें मैंने समझाया था कि आपको कैसे पढ़ना है इस पंचवर्षीय योजना को, उसी अनुसार सारी पंचवर्षीय योजनाओं को आपको पढ़ना है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसकी जो अगर डेट की बात करें, समय की बात करें, तो 1956 में स्टार्ट की गई थी। 1961 तक उसका टारगेट रखा गया था। ये जो आधारित थी वो महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी, या आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा महाल नोबिस मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। क्लियर? उसका टाइम पीरियड आपसे अगर पूछा जाए तो आप ये बता देना। फिर आगे क्या है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकरण और आत्मनिर्भरता पर आधारित तथा भारी पूंजीगत उद्योगों में निवेश पर केंद्रित थी। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि से संबंधित थी और ये जो पंचवर्षीय योजना वो किससे संबंधित थी? उद्योगों से। किससे संबंधित थी? उद्योगों से। एक मिनट, ठीक है। तो याद रखना किससे? तीव्र औद्योगिकरण और आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता और औद्योगिकरण, इसमें आत्मनिर्भरता आपको याद, अगर ऑप्शन में आता है तो आपको आत्मनिर्भरता भूलना है। आपको ऑप्शन क्या टिक करना? औद्योगिकीकरण। कि पहली पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित थी? तो औद्योगिकरण से संबंधित थी। आधारित तथा भारी पूंजीगत उद्योग में निवेश पर केंद्रित थी। क्लियर? ये आपको दिखाई दे रहा है ना? चलिए, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? इसमें औद्योगिक नीति संकल्प वर्ष 1956 में अपनाया गया। इस दौरान भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में इस्पात संयंत्र, इस्पात का मतलब होता है स्टील, ठीक है, क्रमशः सोवियत संघ, ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी की सहायता से स्थापित किए गए। ये पूरी लाइन को हम दोबारा से समझेंगे, है ना। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि भिलाई इस्पात संयंत्र या उद्योग कौन से पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। वैसे ही दुर्गापुर पूछा जाएगा तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। राउरकेला पूछा जाएगा तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। क्लियर हो गया? उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से खोला गया था? सोवियत संघ की सहायता से। सोवियत संघ क्या है? 1992 से पहले जो रूस था और उसके आसपास की जितनी भी कंट्री थी उससे मिलाकर बनाए जाने वाले संघों को क्या बोलते थे? सोवियत संघ। और 1992 के बाद इसमें बंटवारा हो गया और उसको सबसे बड़ा उसमें से जो देश निकला उसको क्या बोल देते हम? रसिया बोल देते, यानी रूस बोल देते। तो भिलाई इस्पात उद्योग
किसकी हेल्प से खोला गया था? तो सोवियत संघ से। फिर जो दुर्गापुर था वो किसकी हेल्प से खोला गया था? ब्रिटेन की। फिर जो राउरकेला किसकी हेल्प से खोला गया था? जर्मनी की हेल्प से। क्लियर हो गया? तो आपको ये भी याद रखना है। फिर अगला क्या है? इस योजना के दौरान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडेशन फॉर फंडामेंटल रिसर्च और भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग को अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित किया गया। तो ये सब भी आपको याद रखना है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या चीज़ें हुई। ठीक है। फिर अगला क्या है? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना वर्ष 1958 में की गई या 1958 में। अब मैं इसको कराने के बाद मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, उससे आपका यानी मेरा पढ़ाने का समय बचेगा, फिर मैं आगे के टॉपिक कवर कर पाऊँगा। ठीक है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? 1958 में की गई। कौन सी पंचवर्षीय योजना? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इस दौरान चिरंजन लोकोमोटिव व इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई। कौन सी पंचवर्षीय योजना? ये भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसमें जो टारगेट रखा गया था वृद्धि का वो कितना था? 4.5 था। अब उसने किया कितना था? 4.27, यानी जो टारगेट रखा था उससे कम इसने अचीव कर पाया। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है ना? अब मैं आपको जो चीज़ बताने चाह रहा हूँ वो क्या है? जैसे ये मैंने पंचवर्षीय योजना आपको पढ़ाई, द्वितीय पंचवर्षीय योजना और पहली पंचवर्षीय योजना, तो इसमें जो जो चीज़ें हुई जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है वैसे ही आपको आगे की पंचवर्षीय योजना भी पढ़ना है। ठीक है। अब जैसे अगली पंचवर्षीय योजना यहाँ पर हम देखेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो आपको याद क्या करना है? इससे क्या होगा? देखो, मुझे पढ़ाने में कोई दुविधा नहीं है, मैं एक वीडियो बनाऊँ 4 वीडियो बनाऊँ, लेकिन मुझे कोई दुविधा नहीं है। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि आपका समय बचेगा। मैं इसको कराने बैठ जाऊँगा तो पीछे के टॉपिक में बाद में मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो देखो, ये कौन से मॉडल पर आधारित है? तो इसका टाइम पीरियड क्या है? ये है। और ये किस पर आधारित थी? तो ये सब चीज़ दी गई है। तो आपको ये सब चीज़ें करनी है और इसके सारी चीज़ें क्या करते चलना है? याद करते चलना है। और उसका टारगेट क्या रखा था, उसने कितना टारगेट अचीव किया यानी प्राप्त किया, तो ये सब चीज़ें। ओके। तो ये सब चीज़ें आपको ऐसे ही याद करना है। IMF वगैरह, धन उधार लेने का विकल्प चुना, ठीक है, सीमेंट एवं उर्वरक संयंत्र, ये सब चीज़ें आपको पढ़ते चलना। ये पंचवर्षीय योजना थी। अब उसके बाद आता है ये समझने की चीज़ें, वो मैं समझा देता हूँ। योजना अवकाश क्या है? योजना अवकाश तो 1966 से 1969 यानी 69, यदि चौथी पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार कर लिया गया था, किंतु तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता, यानी विफलता का मतलब इन्होंने टारगेट 5.6% वृद्धि का रखा था, लेकिन उसने अचीव कितना कर पाया? 2.4% कर पाया। तो ये क्या हो गई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हो गई थी, यानी फेल हो गई थी। तो क्या हुआ था? तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण सरकार असमंजस का मतलब उनके अंदर संशय था, करना है कि नहीं करना की स्थिति थी। अतः उसको वर्ष 1966-67, वर्ष 1967-68 और 69 और 68-69 तक योजना अवकाश घोषित करने के लिए विवश होना पड़ा। योजना अवकाश का मतलब क्या है कि उन्होंने उस टाइम पे कोई योजना, पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई थी, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? योजना अवकाश। अवकाश का मतलब होता है छुट्टी। यही कारण है कि इस दौरान एक वर्षीय योजना चलाई गई। इससे पहले क्या चलाई जा रही थी? 5 वर्षीय यानी पंचवर्षीय, 5 वर्ष की, और इन 3 सालों में 1 वर्षीय योजना चलाई गई थी। यानी पहले 5 वर्षों का टारगेट दिया जाता था कि हमें 5 वर्ष में ये चीज़ अचीव करनी है। अब उसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल होने के बाद क्या किया गया? योजना अवकाश लागू किया गया और 1 वर्षीय मतलब 1 वर्ष में हमें टारगेट अचीव करना है, लेकिन वो 5 वर्ष के टारगेट से छोटे टारगेट हुआ करते थे। ओके। इस योजनागत अवकाश का मुख्य कारण युद्ध संसाधनों की कमी, मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई में वृद्धि को माना गया। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि योजना अवकाश का क्या क्या कारण थे, क्लियर? चलिए अब देखो, अब हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना, इसे भी हमें सेम वैसे तरीके से पढ़ना है कि कौन से मॉडल पर आधारित है। ये मॉडल यहाँ पर दिया गया है, इसका टाइम पीरियड क्या दिया गया है, उसमें क्या, देखो इसको भी ध्यान देते हुए चलना है।
नेशनलाइजेशन का मतलब होता है राष्ट्रीयकरण, ठीक है, इनको भी ध्यान देना है। और वृद्धि को भी ध्यान देना है कि कितना टारगेट रखा था, कितना अचीव कर पाया उन्होंने। समझ में आ रहा है। इस दौरान पहली बार सामाजिक न्याय को महत्व दिया गया। 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये सब चीज़ें आपको पढ़ते हुए चलना है कि किस योजना में, किस पंचवर्षीय योजना में क्या क्या कार्य हुए थे। अगर जैसे मैं आपको जल्दी लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे इसको पढ़ाइए, तो मैं कल से इसको दोबारा पढ़ाऊँगा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा, नहीं मुझे पता नहीं चलेगा ना। फिर ऐसे आपको पंचवर्षीय योजना 5वीं भी करना है, ठीक है। 6ठी पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं 12वीं पंचवर्षीय योजना। फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, वो चीज़ आपको यहाँ पर करनी है। तो बस आपसे यही अनुरोध है कि सारी पंचवर्षीय योजना आप कराइए। मैं कल इसका टेस्ट नहीं लूँगा, मैं इसका टेस्ट परसों लूँगा। हो सकता है कि कल मैं फिर इसको रिवाइज़ करा दूँ, क्योंकि 12 पंचवर्षीय योजना तो एक दिन में आपको याद नहीं होंगी, ठीक है। तो आप इसको सारी पंचवर्षीय योजनाओं को याद कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।